नमस्कार सभी को। आज का टॉपिक है मानचित्र प्रक्षेप एवं उसका वर्गीकरण, मैप प्रोजेक्शन एंड देयर क्लासिफिकेशन। यह नोट्स वर्धमान कोटा ओपन यूनिवर्सिटी के यूजी भूगोल विषय से लिए गए हैं और ये वीडियो है वो फर्स्ट ग्रेड जियोग्राफी को ध्यान में रखते हुए रिकॉर्ड किया जा रहा है। नेक्स्ट बात है ये कि ये जो नोट्स है इनकी शुद्धता या फिर इसके बारे में है कि ऑथेंटिक कितने हैं। इस नोट्स की या इन बुक्स की जो संदर्भ पुस्तकें हैं वो है ममोरिया जैन मानचित्रांकन एवं प्रायोगिक भूगोल और जेपी शर्मा की बहुत महत्वपूर्ण बुक है प्रयोगात्मक भूगोल की रूपरेखा, रस्तोगी पब्लिकेशन से। उसके बाद में है चौहान पी आर की बुक है और उसके बाद में है आर सी तिवारी की अभिनव प्रयोगात्मक भूगोल। उसके अलावा एक है आर एल सिंह की है एलिमेंट ऑफ प्रैक्टिकल जियोग्राफी। तो संदर्भ बुक्स पुस्तकें हैं जो भी है वो सारी की सारी बेस्ट है और इसमें लिखा गया प्रत्येक शब्द है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलो बात करते हैं टॉपिक पर। छोटे छोटे शब्द हैं, उन छोटे छोटे शब्दों का अर्थ ही समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्षांश देशांतर, अक्षांश देशांतर रेखाएं, प्रक्षेप खींचने की विधि, गणितीय विधि और संदर्श है या असंदर्श, प्रकाश के अनुसार और प्रक्षेपों का वर्गीकरण और उनके से संबंधित है जो शब्दावली है उनका जिक्र करेंगे हम। प्रस्तावना। पृथ्वी गेंद की तरह गोल है। यद्यपि अपनी दैनिक गति के कारण यह ध्रुवों से पिचक गई है, जिसके कारण इसका ध्रुवीय व्यास है वो 12,710 किलोमीटर का है और भूमध्य रेखीय व्यास है वो 12,753 किलोमीटर का है। यानी कि भूमध्य रेखीय व्यास है वो ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 43 किलोमीटर का। अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको याद रख सकते हो। 43 किलोमीटर का। यदि 1.5 सेंटीमीटर व्यास का एक ग्लोब बनाया जाए और उस पर ध्रुवीय और भूमध्य रेखीय व्यासों का अंतर है वो केवल 1 सेंटीमीटर का 5वां भाग होगा। यानी कि एक छोटा ग्लोब बनाया जाए तो अगर एग्जैक्ट वही ध्रुवीय व्यास और वही भूमध्य रेखीय व्यास लिया जाए तो छोटे ग्लोब पर होता है ना, तो जितना छोटा होता जाएगा ना तो उतनी ही जो कमियां है ना वो हमें दिखाई नहीं देगी। परंतु ये 12,710 किलोमीटर पर क्या है, कमियां दिखाई देती है। 12,710 पर हमें जो कमियां दिखाई देती है वो 43 किलोमीटर के रूप में दिखाई देती है और हमारे जो टेबल पर जो रखा हुआ ग्लोब होता है उसमें ये कमियां बहुत ही कम दिखाई देती है। उसके बाद में है, इसके लिए वह अपने कार्यों के लिए पृथ्वी को एक गोला मान लेते हैं और इसका प्रतिरूप है वो ग्लोब लेते हैं। परंतु ग्लोब का प्रयोग प्रयोगात्मक कार्यों के लिए कठिन है। सही बात है कि ग्लोब का जो प्रयोग है वो प्रयोगात्मक रूपों के लिए कठिन है, क्योंकि एक तरफ से देखेंगे तो दूसरी तरफ का छूट जाएगा। इस कारण से हम सीधा का सीधा प्रक्षेप लेते हैं जो मानचित्र कह लेते हैं। ग्लोब छोटा होने के कारण पृथ्वी, नंबर 1, ग्लोब छोटा होने के कारण पृथ्वी के धरातल की सूक्ष्म कृतियों को प्रकट नहीं कर सकता। नंबर 2, इसको दूर करने के लिए इनको दूर करने के लिए यदि हम एक यह कहें कि ग्लोब को बड़े मापक जैसे कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर पर बना ले तो ग्लोब का व्यास है वो 12 मीटर के लगभग हो जाएगा। ऐसा ग्लोब निम्न कारणों में अनुपयोगी होगा। ऐसे बड़े ग्लोब को रखने के लिए बहुत बड़े कमरे को बनाना पड़ेगा, जिसके निर्माण के लिए बहुत खर्चा आएगा। ऐसे ग्लोब को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना कठिन होगा और इस पर बने देशों का अध्ययन करने के लिए सीडे का प्रयोग करना पड़ेगा। इतना बड़ा ग्लोब बनाने के लिए पदार्थ एवं अधिक खर्चा होगा। ये इसकी कमियां हैं, इसमें से पूछी जा सकती है निम्न में से कौन सी कमियां हैं वो प्रदर्शित कर सकता है ये, या बड़े ग्लोब पर किस प्रकार की कमियां दिखाई देती है। क्योंकि क्वेश्चन होता है वो अत्यंत सरल ही आएगा। ग्लोब के द्वारा विभिन्न भूभागों की तुलना ठीक प्रकार से नहीं की जा सकती। एक समय में ग्लोब को एक ही भाग हमारे सामने होता है। उदाहरण के लिए यदि हम भारत का और संयुक्त राज्य अमेरिका के क्षेत्रफल की तुलना करके देखेंगे तो यदि हमारे सामने संयुक्त राज्य अमेरिका दिखाई नहीं देता है तो
यदि संयुक्त राज्य अमेरिका सामने है तो भारत नहीं दिखाई देता है। युद्ध क्षेत्र आदि में जहां बड़े मापक वाले मानचित्रों की आवश्यकता पड़ती है, जो बड़ा मापक होता है उसकी आरफ होती है वो छोटी होती है, वहां ग्लोब का प्रयोग असंभव है। भौगोलिक उपकरणों के अध्ययन और प्रदर्शन के लिए अलग अलग ग्लोबों की आवश्यकता होती है, इसलिए यह संभव नहीं है कि संसार के धरातल, जलवायु, वनस्पति, खनिज पदार्थ, जनसंख्या, व्यापार आदि के वितरण प्राप्त करने के लिए अलग अलग विवरणों के ग्लोब लें और प्रति दिन घर से कॉलेज या कॉलेज से घर लेकर आए जाए। ग्लोब पर पैमानों से दूरियों को नापना भी सरल नहीं है, क्योंकि ग्लोब पर दूरियां केवल धागे से नापी जाती है। इन कठिनाइयों और असुविधाओं को दूर करने के लिए पृथ्वी के गोलाकार धरातल को समतल तल पर बनाना पड़ा। यही विधि प्रक्षेप है। परंतु वास्तविक रूप से यह क्रिया भी असंभव है। उदाहरण के लिए, यदि हम किसी बड़े रबर की गेंद को आधे भाग में बिना तोड़े समतल कागज पर फैलाकर प्रयास करें तो देखेंगे कि उनके किनारे ऊपर की ओर उठ जाते हैं, लेकिन बीच का भाग ही समतल सतह पर स्थिर रह पाता है। इसके विपरीत, यदि किनारों पर दबाव डाला जाए तो बीच में से चपटा करने का प्रयास करें तो देखेंगे कि किनारे फट जाएंगे। इसी प्रकार यदि हम यह चाहें कि एक समतल धरातल वाले कागज को ग्लोब के चारों ओर चिपकाकर ग्लोब की उस पूर्ण रूप से उतार लें तो भी यह संभव नहीं है, तब तक कि कागज को मोड़ न दे, क्योंकि समतल धरातल को बिना सिकुड़ने तथा सिलवटों के गोल वस्तु को शुद्ध रूप से प्रकट नहीं किया जा सकता। ऐसे में प्रक्षेप का उद्देश्य असफल हो जाता है। समतल कागज ग्लोब के केवल एक ही भाग को छू पाता है, समस्त भागों को नहीं। ग्लोब पर पृथ्वी पर किसी स्थान पर किसी स्थिति को जानने के लिए कल्पित रेखाएं मानी जाती है, यानी कि जो भी अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती है, ये कल्पित रेखाएं मानी जाती है, जिन्हें अक्षांश और देशांतर रेखाएं कहते हैं। इन रेखाओं के जाल को ही यदि समतल धरातल पर प्रकट किया जाए तो हमारे उद्देश्य प्रक्षेप की पूर्ति हो जाती है। परंतु यह भी कठिन है, क्योंकि ग्लोब पर देशांतर रेखाएं अक्षांश रेखाओं को समकोण पर काटती है और ध्रुव पर जाकर एक बिंदु के रूप में मिल जाती है। यदि मानचित्र पर देशांतर रेखाओं और अक्षांश रेखाओं को समकोण पर काटते हुए दिखाया जाए तो देखेंगे कि देशांतर रेखाएं एक बिंदु पर नहीं मिलती और एक दूसरे से समांतर हो जाती है। इसी कारण क्षेत्र के आकार या क्षेत्रफल या आदि दूरियों में अंतर आ जाता है। प्रक्षेप का अर्थ उस चित्र से है जो प्रकाश द्वारा प्रसारित किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब में समतल धरातल पर बनता है, जैसे सिनेमा में फिल्म के पर्दे पर फैलाव। प्रक्षेप बनाने का यही सिद्धांत है। यदि हम प्रक्षेप बनाने के लिए प्रकाश का प्रयोग करेंगे, ग्लोब या तारों वायर्स का बना हो और यदि कागज पर लिपटा हो, तो देखेंगे कि प्रकाश के कारण अक्षांश और देशांतर रेखाओं की छाया जाल कागज पर पड़ेगी, लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट होगा कि जो स्थान प्रकाश के पास है वहां अशुद्धि बहुत कम होती है और जो स्थान प्रकाश से दूर है वहां अशुद्धि अधिक है। यह सत्य है कि पृथ्वी के धरातल के छोटे छोटे भागों में, जैसे जापान है, श्रीलंका है, पुर्तगाल है आदि का मानचित्र समतल धरातल पर बनाना कठिन नहीं है और न ही अधिक अशुद्धियों का डर है। परंतु यह भी बात भी आवश्यक है कि समस्त भूमंडल और धरातल के समस्त कागज या धरातल पर सही रूप से प्रकट करना भी कठिन है। प्रकाश द्वारा ग्लोब के अक्षांश देशांतर रेखाओं के क्रम के फैलाव तथा दृष्टांत केवल सिद्धांत स्पष्ट करने के लिए है। यानी कि प्रकाश द्वारा ग्लोब के अक्षांश और देशांतर रेखाओं के क्रम व उनके फैलाव का दृष्टांत केवल सिद्धांतों को स्पष्ट करने के लिए। वास्तव में गणित तथा ज्यामितीय विधियों द्वारा अक्षांश व देशांतर रेखाओं को समतल कागज पर बना देते हैं। इस प्रकार प्रक्षेप वह साधन है जिसके द्वारा ग्लोब की अक्षांश व देशांतर रेखाओं को समतल कागज या कागज पर अवतरित किया जाता है। यह कोटेशन एक बार पूछी गई है, अपनी परीक्षा में तो नहीं है, बाकी अलग किसी परीक्षा में पूछी गई। अन्य परिभाषाएं थोड़ा सा कि ये जो परिभाषाएं ये याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण परिभाषाएं। जे ए स्ट्रेस इसकी परिभाषा है कि मानचित्र प्रक्षेप
ग्लोब की अक्षांश और देशांतर रेखाओं को सपाट कागज पर प्रदर्शित करने की एक विधि है। ये कोटेशन J.S. ट्रीस की है। नेक्स्ट है, देखते हैं इनका हिंदी रूपांतरण करके देखेंगे। बाकी इनका स्क्रीनशॉट लेकर और गूगल ट्रांसलेटर से करना पड़ेगा इसका, ये परिभाषाएं के क्या क्या है, किसके प्रकार से है। प्रक्षेप की रचना में निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाता है। अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल, मापक एवं दिशा। नंबर 3 है पृथ्वी की गोलाई या चपटे तल पर प्रदर्शन। प्रक्षेप बनाते समय ग्लोब के अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को समतल कागज के अतिरिक्त विकास योग्य तल पर भी बनाया जा सकता है। शंकु के अतिरिक्त विकास योग्य, शंकु यानी कोन और बेलन सिलेंड्रिकल इस प्रकार के तल हैं। विकास योग्य तल से तात्पर्य है कि जिसको एक ओर से काटकर फैलाया जा सके। शर्त यह है कि यह तल पतले होने चाहिए, जैसे कि कागज या धातु की पतली चादर। कुछ नहीं है ज्यादा। ये कॉनिकल प्रोजेक्शन है। इसको यहां से काटकर अगर फैलाया जाए तो ये ऐसा हो जाएगा। ये तो अक्षांश और देशांतर रेखाएं इस प्रकार से कटेगी कॉनिकल में। ठीक। उसके बाद में है बेलनाकार। बेलनाकार प्रक्षेप को यहां से काटकर देखें, अगर इसको फैलाया जाए तो ऐसे फैलेगा ये। इस प्रकार से फैल जाएगा। वैसे आपको पता ही है, हमने इस टॉपिक को बहुत बार पढ़ा हुआ है। शंकु, कोन और बेलन को इस प्रकार से इस प्रकार के तल हैं, यही तल हैं जहां पर जो ग्लोब के साथ लगाया जाता है उनको तल ही कहा जाता है। बेलन बेलन को इसके अक्ष के समांतर एक रेखा पर काटकर फैलाने पर आयताकार या वर्गाकार आकृति प्राप्त की जाती है। इसी प्रकार शंकु को उसके शीर्ष एपेक्स के आधार पर एक सीधी रेखा में काटने एवं उसके वृत्तांश के आधार पर प्राप्त किया जा सकता है। बिल्कुल ऐसे ही। यह सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन है, सिलेंडर की तरह, और यह है कॉनिकल प्रोजेक्शन, जिसको यहां से काटने के बाद में यह आकृति बनती है। उसके बाद में है महत्वपूर्ण टॉपिक है अक्षांश देशांतर रेखाएं, लेटीट्यूड एवं लॉन्गिट्यूड। लेटीट्यूड जो लेटी हुई होती है, लेटी रूप में, यानी कि यह लेटीट्यूड है। लॉन्गिट्यूड यानी कि लॉन्ग, खड़ी हुई रेखाओं के रूप में, जो ध्रुवों पर क्या होती है, मिल जाती है। कई बार क्या होता है, इंग्लिश का शब्द ही दे देता है साथ में। भूमध्य रेखा से उत्तर तथा दक्षिण की ओर ध्रुवों पर पृथ्वी के केंद्र पर नापी जाने वाली कोणात्मक दूरी, यह बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। कोणात्मक दूरी को अक्षांश कहते हैं। चित्र आएगा। ग्लोब की दूरी उत्तरी गोलार्ध, यानी कि यह बहुत महत्वपूर्ण। बाकी आगे कुछ इसकी बातें दी गई है, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। कुछ खास नहीं है।
अक्षांश रेखाएं ये महत्वपूर्ण है, अक्षांश रेखाओं का प्रयोग है ये, और उनकी जो विशेषताएं हैं वो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। यहीं से शुरू होते हैं अपने क्वेश्चन। वे कल्पित रेखाएं उन स्थानों से गुजरती है जिनकी भूमध्य रेखीय तल पर एक ही दिशा में कोणात्मक दूरी होती है, उन्हें अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ग्लोब पर देखने पर अक्षांश रेखाओं की निम्नलिखित विशेषताएं स्पष्ट होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है विशेषताएं इसकी। प्रत्येक अक्षांश रेखा एक पूर्ण वृत्त के रूप में होती है। प्रत्येक अक्षांश रेखा एक पूर्ण वृत्त के रूप में होती है। प्रत्येक अक्षांश अपने तल जहां से जुड़ा हुआ है प्लेन तल में स्थित होता है जो पृथ्वी के अक्ष से समकोण बनाता है। प्रत्येक अक्षांश अपने तल में स्थित होता है जो पृथ्वी के अक्ष से समकोण बनाता है। प्रत्येक अक्षांश अपने तल में स्थित होता है जो पृथ्वी के अक्ष से समकोण बनाता है। ये पृथ्वी है, ये उसकी अक्षांश रेखाएं हैं, और ये इसका अक्ष है। अक्ष से गुजरने वाली ये रेखाएं तो कौन बनाता है ये, ठीक है। प्रत्येक अक्षांश अपने तल में स्थित होता है जो पृथ्वी के अक्ष से समकोण बनाता है। भूमध्य रेखा केंद्रीय अक्षांश है, यानी कि बिल्कुल बीच में अक्षांश है, केंद्रीय अक्षांश है जिसकी दूरी ध्रुवों से समान होती है, यानी उत्तरी ध्रुव से भी समान है और दक्षिणी ध्रुव से समान है। इसे आरंभिक 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं, जहां से शून्य से शुरू होता है, ये 0 से शुरू होता है, तो ये मध्यवर्ती है। उसके बाद में है 4 नंबर, सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे को समांतर होती हैं। सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, इसलिए उन्हें अक्षांश वृत्त भी कहा जाता है। अक्षांश वृत्त सभी एक दूसरे के समांतर होती है। सारी की सारी अक्षांश है वो 90 की तरफ होती है, और यहाँ पर होता है 0 डिग्री का कोण 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री और 5 डिग्री, इस प्रकार चलते हुए 90 डिग्री तक पहुँचते हैं। कोणीय दूरी है ये। उसके बाद में सब अक्षांश रेखाओं की लंबाई बराबर नहीं होती है, ठीक है। सभी अक्षांश रेखाओं की लंबाई बराबर नहीं होती है। भूमध्य रेखा की लंबाई सबसे अधिक होती है, जिसको 2πr, उसे महान वृत्त, ग्रेट सर्किल भी कहते हैं। यह पृथ्वी के 2 बराबर भागों में बांटता है। अक्षांश रेखाओं की लंबाई बराबर नहीं होती है, क्योंकि उत्तर की तरफ या ध्रुवों की तरफ बढ़ते हुए अक्षांश वृत्तों की जो लंबाई है वो घटती जाती है। सभी नंबर 4 है, सभी अक्षांश रेखाएं छोटे वृत्त होते हैं। सारे के सारे वृत्त होते हैं पर सभी छोटे वृत्त होते हैं। भूमध्य रेखा वाला सबसे बड़ा वृत्त होता है, ग्रेट सर्कल बोलते हैं। यह भी पृथ्वी के 2 बराबर भागों में बांटते हैं। यह लाइन अच्छी है कि सभी अक्षांश रेखाएं होती हैं वो छोटे वृत्त होते हैं, और यह भी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटते हैं, परंतु यह भाग आपस में बराबर नहीं होते। कैसे? ये पूरा का पूरा ग्लोब है। जब यहां से भूमध्य रेखा को काटा तो उत्तर की तरफ पूरे के पूरे 2 कट गए, परंतु अगर 45 डिग्री को यहां से काटा तो 45 डिग्री वाला कोण है वो इतना बनेगा, और 45 से नीचे का जो कोण है वो इस प्रकार से। तो हो सकता है ये 2 भाग और ये 6 भाग हो, 1/3 हो ये। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि ऊपर वाला है वो छोटा है और नीचे वाला है वो बड़ा है।
परंतु भूमध्य रेखा इसको बराबर 2 भागों में बांटती है। अच्छी लाइन है ये, मैंने पहली बार पढ़ी है इसको। सभी अक्षांश रेखाएं छोटे वृत्त होती हैं, यह भी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटते हैं, ठीक है, परंतु यह आपस में बराबर नहीं होते हैं। नंबर 6 है ध्रुवों की ओर। भूमध्य रेखा से अक्षांश रेखाओं की जो लंबाई है वो कम होती जाती है, यहाँ तक कि 90 डिग्री अक्षांश पर यह मात्र बिंदु रह जाती है। ये अक्षांश रेखाओं की लंबाई भूमध्य रेखा को इकाई मानकर कुछ रीक की गई है, बाकी ये सारी की सारी याद रखने योग्य नहीं है। नंबर 7 है 90 डिग्री अक्षांश के अतिरिक्त, 90 डिग्री अक्षांश के अतिरिक्त यानी कि ध्रुवों के अतिरिक्त दूसरी सभी अक्षांश रेखाएं देशांतर रेखाओं को समकोण पर काटती है, यानी कि 89 डिग्री भी है ना, वो प्रत्येक देशांतर को 90 डिग्री के कोण पर काटती है। सिर्फ और सिर्फ एक जो 90 डिग्री उत्तरी और 90 डिग्री दक्षिणी है वो एक सिर्फ बिंदु के रूप में है। अक्षांश रेखाएं, नंबर 9 है अक्षांश रेखाएं पूर्व से पश्चिम दिशा को इंगित करती है। नंबर 10 है भूमध्य रेखा के निकट, भूमध्य रेखा के निकट 1 डिग्री अक्षांश रेखा के मध्य दूरी 110। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा आप अगर अपने नोट्स में लिख सको तो लिख लेना। भी भूमध्य रेखा पर अक्षांशों के बीच में 1 डिग्री अक्षांश की जो दूरी है ना वो 110.57 है, परंतु ध्रुवों के निकट 111.13 है। देखो ये है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पर 2 देशांतर के बीच की दूरियां समान होती है, परंतु यहाँ पर जो दूरियां हैं वो है 111.3 किलोमीटर। भूमध्य रेखा पर 2 देशांतर के बीच की दूरियां ये है 111.3 किलोमीटर के रूप में। परंतु जो अक्षांश रेखाएं है ना भूमध्य रेखा, ये तो होगी 0 डिग्री और ये है 1 डिग्री। ये जो दूरी है ना, इस दूरी के बारे में कहा है कि 1 डिग्री अक्षांश पर जो दूरी है ना, मध्य दूरी है, वो ये है 110.57। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, जैसे जैसे जितनी भी अक्षांश है उन अक्षांशों की टोटल लंबाई है प्रत्येक के बीच की, वो जोड़कर 90 से जब भाग देते हैं तो हम यूनिवर्सल एक बात कह देते हैं कि प्रत्येक अक्षांश के बीच में वो दूरियां हैं वो 111 किलोमीटर की पाई जाती है। परंतु अगर आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा अक्षांशों के बीच में सबसे ज़्यादा दूरियां कहाँ पर पाई जाती है, तो वो पाई जाती है ध्रुवों के निकट। और कितनी पाई जाती है? 111.3 किलोमीटर, 13 किलोमीटर। उसके बाद में है नेक्स्ट, अच्छी लाइन है ये। नेक्स्ट है 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य के क्षेत्र को कटिबंध कहते हैं या जोन कहते हैं। 2 अक्षांशों के बीच को, ये 5 डिग्री का है और ये 6 डिग्री का है, ये 4 डिग्री का है। इनके बीच के भाग को क्या कहते हैं? कटिबंध कहते हैं। परंतु ये कहा है कि 2 अक्षांश रेखाओं के बीच में, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये 6 डिग्री हो और ये 5 डिग्री हो। ये हो सकता है 6 डिग्री और ये 3 डिग्री हो। 3 डिग्री भी एक अक्षांश है और 6 डिग्री भी एक अक्षांश है। तो ये कहता है कि 2 अक्षांशों के बीच के मध्य के भाग को, तो 6 और 3 का भी हो ना, ये पूरा का पूरा भाग, ये भी क्या कहलाता है? ये भी कटिबंधी कहलाएगा। या फिर ये 90 डिग्री है और ये है 0 डिग्री। 2 अक्षांशों के बीच में, अक्षांश तो 2 ही है, इन 2 अक्षांशों के बीच का भाग क्या कहलाता है? कटिबंध कहलाता है। परंतु 0 से 90 के भाग को 3 भागों में बांट देते हैं कई बार, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। उष्ण और शीतोष्ण के जो मध्यवर्ती भाग होते हैं उनको कह देते हैं कई बार उपोष्ण कटिबंध। देशांतर रेखाएं, वे काल्पनिक रेखाएं, काल्पनिक की रेखाएं हैं, कोई वास्तव में इनका पृथ्वी पर किसी प्रकार का कोई मार्क नहीं किया गया है। ये काल्पनिक रेखाएं हैं जो उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों को मिलाती है, ठीक है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है और उनके न्यूनतम दूरी को भी बताए तथा भूमध्य रेखा के समकोण पर काटे हुए उन्हें देशांतर रेखाएं भी कहते हैं। वे काल्पनिक रेखाएं जो उत्तरी तथा दक्षिण ध्रुवों को मिलाए, उनके बीच न्यूनतम दूरी को भी बताएं।
कि ध्रुवों को भी मिलाए, पहली बात तो ये, फिर उनके बीच में न्यूनतम दूरी भी बताएं, वो देशांतर रेखाएं न्यूनतम दूरी भी बताएगी, और भूमध्य रेखा को समकोण पर भी काटेगी, तो उन्हें देशांतर रेखाएं कहते हैं। ग्लोब पर देखने पर इनकी जो विशेषताएं वो स्पष्ट होती है कि नंबर 1, जैसे देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त होती है, ये बहुत सबसे महत्वपूर्ण बात है। कई बार है कि हमें पता नहीं चलता, ज़्यादातर स्टूडेंट्स को क्या होता है कि ये बातें लगभग पता होती है पर कुछ एक को नहीं पता होती है। ये ग्लोब है, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। ठीक यहाँ से 5 डिग्री रखा हमने, ये 0 डिग्री है, ये 5 डिग्री है। 5 डिग्री का विपरीत देशांतर है वो यहाँ से गुजर रहा है, इसके साथ में कितना है 175 पश्चिमी देशांतर, 175 पश्चिमी। जब इसको देखते हैं ना तो ये तो आधा हो जाता है, आधा वृत्त है, और ये भी क्या है, आधा वृत्त है। तो ये जो पूरा का पूरा देशांतर है ना, ये अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं। परंतु अक्षांशों में क्या था, पूर्ण वृत्त का निर्माण कैसे कर रही थी कि वो किसी के साथ कट नहीं रही थी, वो ऐसे यहाँ से कट रही ना तो पूरे वृत्त का निर्माण कर रही थी। ये अलग है और ये भी अलग है और ये भी अलग है, सारी की सारी अपनी अलग अलग संख्याएं हैं वो प्रदर्शित करती है। परंतु ये क्या होती है कि ध्रुवों पर जाकर मिल जाती है, ये ध्रुवों पर बन जाती है, ये क्रॉस बन जाती है, तो ये अर्धवृत्त का ही निर्माण कर पाती है। अच्छी लाइन है। देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त होती है जो एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक फैली हुई होती है। दो विपरीत, 2 नंबर है, दो विपरीत या ऑपोजिट देशांतर रेखाएं मिलकर एक पूर्ण वृत्त बनाते हैं। दो विपरीत बनकर पूर्ण वृत्त का निर्माण करते हैं। सब देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, परंतु सभी अक्षांश रेखाओं की लंबाई बराबर नहीं होती है। सभी देशांतर रेखाओं की क्या होती है, लंबाई बराबर होती है। यह रेखाएं अक्षांश रेखाओं की भांति आपस में समांतर नहीं होती है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। कैसे नहीं होती है कि भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा चौड़ी और ध्रुवों की तरफ जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसके बीच की दूरियां वो कम होती जाएगी। इनके बीच अधिकतम दूरी होती है वो भूमध्य रेखा पर होती है, और ध्रुवों की ओर जाने पर इनके बीच का जो अंतर होता है वो कम होता जाता है। यहाँ तक कि ध्रुव पर सब देशांतर रेखाएं आपस में, ध्रुव पर जो सारी की सारी देशांतर रेखाएं हैं वो आपस में मिल जाती है। नंबर 5 है, किसी भी एक अक्षांश रेखा पर उनके अध्य पारस्परिक मध्य है, ये शब्द किसी भी अक्षांश रेखा पर उनके मध्य पारस्परिक दूरियां हैं वो समान रहती है। किसी भी एक अक्षांश पर, किसी भी एक अक्षांश पर उनके बीच की दूरियां हैं वो समान रहती है। ये भूमध्य रेखा है, इनके बीच में दूरियां हैं वो समान है 0 डिग्री पर। ठीक यही 45 डिग्री है, इनके बीच में दूरियां तो यहाँ से कम हो जाएगी, परंतु यहाँ पर तो दूरियां समान ही रहेगी ना। यहाँ पर दूरी है मान लो 111.3 किलोमीटर है, तो यहाँ पर मान लो 80 किलोमीटर है, तो फिर सभी के बीच में 80-80 किलोमीटर की दूरियां रहेगी, सभी देशांतरों के बीच में 80-80 किलोमीटर की दूरी। तो वो ये कहना चाहता है कि किसी एक अक्षांश पर उनके मध्य जो पारस्परिक दूरियां है ना वो समान रहती है, क्योंकि यह रेखा दोनों ध्रुवों को मिलाती हुई है, इसलिए उत्तर से दक्षिण दिशा को बताती है। देशांतर रेखाएं अक्षांश रेखाओं को समकोण पर काटती है। नंबर 8 है, दो देशांतर रेखाओं के मध्य का क्षेत्र गौर कहलाता है, गौर या गोरे कहलाता है। ये उनके जो अक्षांशों के बीच का समय था, जो क्षेत्र था वो कटिबंध था, और देशांतर के मध्य का जो क्षेत्र है वो गौर कहलाता है। नेक्स्ट है, एक देशांतर रेखा पर स्थित सभी स्थानों पर, एक ही देशांतर रेखा पर स्थित सभी स्थानों पर सूर्य ऊंचे ऊंचे से ऊंचा दोपहर ही समय होता है। इसलिए इन रेखाओं को मध्याह्न रेखाएं मेरिडाइन भी कहते हैं। मेरिडाइन शब्द की उत्पत्ति है वह लैटिन भाषा के मिड डे से या दोपहर से होती है। मेरिडाइन थोड़ा सा अक्षांशों से संबंधित एक अच्छी शब्दावली है, मध्याह्न रेखा या मेरिडाइन। इसका क्या अर्थ है तो थोड़ा अलग से नोट कर लें। पृथ्वी के गोलाकार होने के कारण यह समस्या आती है कि किसी देशांतर रेखा को गिनती आरंभ करें या किसी देशांतर रेखा को पूर्व में तथा उसके पश्चिम में माने। इस समस्या के समाधान के लिए देशांतर रेखा को जो इंग्लैंड में स्थित
रॉयल वेधशाला ग्रीनविच के स्थान से होकर गुजारी जाती है। आरंभिक रेखा या प्रधान देशांतरी रेखा या 0 डिग्री देशांतर रेखा माना गया है। यूनानी काल से इसे कैनेरी द्वीप से होकर गुजारने वाली रेखा बनाया गया था। ठीक है, यूनानी काल में कैनरी द्वीप से होकर गुजरने को वाली रेखा बताया गया था। इस रेखा के दाईं ओर 180 और बाईं ओर 180, जो दाईं ओर है भूमध्य रेखा, उसके ग्रीनविच रेखा का जो दाईं साइड है वो भारत वाली साइड है, और उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका है वो बाईं साइड में है। रेखाएं बनाई गई है। दाईं ओर का भाग है 0 से 180 तक पूर्वी और गोलार्ध, और बाईं तरफ है 0 डिग्री से 180 पश्चिमी गोलार्ध में बताता है। वैसे तो यह है 0 डिग्री। यहाँ का तो है दायां और यहाँ का है बायां। ये है बी और ये है डी। तो ये है दायां और ये है बायां। इसकी तरफ है 180, यानी कि ये 180 है और ये भी 180 है। जब दोनों को एक साथ में जोड़ेंगे तो ये क्या है, 180 और 180 मिल जाएगी। तो इस कारण से पूर्व भी 180 होती है और पश्चिम भी 180 होती है। टोटल इनकी संख्याएं होती है वो 360 होती है, क्योंकि 180 180 दोनों मिलकर एक हो जाएगी और प्लस एक जो ग्रीनविच रेखा है वो जुड़ जाएगी, तो टोटल 360 हो जाएगी। देशांतर रेखाएं होती हैं। नेक्स्ट है, इसके पूर्वी तथा पश्चिमी कुछ भी कहा जा सकता है। पूर्वी या पश्चिमी कुछ भी कहा जा सकता है। वास्तव में 0 से 180 देशांतर रेखाएं स्वयं किसी दिशा को नहीं बताती, बल्कि एक प्रकार से पूर्व तथा पश्चिमी गोलार्धों की सीमाएं बनाती है। ठीक है, मानचित्र प्रक्षेप से आप क्या समझ सकते हैं? अक्षांश और देशांतर रेखाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, महान वृत्त किसे कहते हैं? महान वृत्त से क्या तात्पर्य है? महान वृत्त तो 0 डिग्री भूमध्य रेखा ही है। प्रक्षेप खींचने की गणितीय विधि जिसकी बात करते हैं ना, संदर्श और असंदर्श विधियां, वह है प्रक्षेप खींचने की जो गणितीय विधि है उसको असंदर्श कहते हैं। प्रक्षेपों का निर्माण करते समय गणितीय विधि का प्रयोग किया जाता है, जिससे कार्य में अधिक शुद्धता आती है। अतः छात्रों को त्रिकोणमिति का ज्ञान होना आवश्यक है। देखो सारी की सारी त्रिकोणमिति आएगी, साइन कोस थीटा है, स्किप करना पड़ेगा ये भाग। किसी समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। जैसे त्रिकोणमितीय अनुपात है ये, हमारे लिए तो जो कोस थीटा था, एक जगह ये प्रयोग होता है कोस थीटा। त्रिकोणमितीय अनुपात का मान न्यून थीटा पर निर्भर करता है, न कि समकोण त्रिभुज की आकृति पर। ठीक है, ये मैथ वाले कोई समझा पाएंगे, बाकी कभी होगा तो जरूर बताएंगे इनके बारे में। ठीक है, ठीक है, चलो। ये सर्वसमीकाएं हैं। प्रक्षेपों का वर्गीकरण, ठीक है, यहाँ से आता है प्रक्षेपों का वर्गीकरण। अपने जो फर्स्ट ग्रेड में जो प्रक्षेप लगते हैं वो संदर्श और असंदर्श दो प्रकार के प्रक्षेप है। हम पीछे पढ़ चुके हैं कि प्रक्षेप गोलाकार तल के अक्षांश और देशांतर के रेखाजाल को समतल या विकास योग्य जो धरातल है ऊपर स्थानांतरित करना है। यह भी देखा जाता है कि इस क्रिया में समतल धरातल पर ग्लोब के विभिन्न भागों को एक समय में पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं उतारा जा सकता, इसलिए विश्व के भिन्न भिन्न भागों में भिन्न भिन्न प्रकार की उपयोगों प्रोसेस के लिए मानचित्र प्रक्षेप बनाने की विधियां अपनाई गई है। प्रक्षेपों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। प्रक्षेप होते हैं वो लगभग हैं, कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं। क्या? प्रकाश के प्रयोग के अनुसार पर 2 प्रकार है, संदर्श और असंदर्श। प्रयोजन के अनुसार पर अकॉर्डिंग टू पर्पज या निश्चित गुणों के आधार पर भी, उसके रचना विधि के आधार पर और परंपरागत। ठीक है, प्रथम विधि के अनुसार 2 प्रकार के हैं। प्रकाश के प्रयोग के अनुसार अनानुदृष्टि, ये देखो शब्द देखो, अभी तक तो हमने असंदर्श प्रक्षेप ही नाम पढ़ा था, परंतु यहाँ अनानुदृष्टि शब्द भी दिया हुआ है।
परंतु आपको नॉन पर्सपेक्टिव शब्द है वो इंग्लिश वाला याद रखना है। कैसे भी हिंदी की कोई भी पर्यायवाची है, परंतु आपको नॉन पर्सपेक्टिव है वो शब्द मिलेगा प्रकाश के आधार पर। इस प्रक्षेपों में है अक्षांश व देशांतर रेखाओं की रचना प्रकाश की सहायता की अपेक्षा गणित द्वारा की जाती है। अधिकतर इन प्रक्षेपों में ग्लोब के किसी न किसी गुण को शुद्ध रखा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि कोई समक्षेत्रफल था, कोई दिगंशीय था, तो इस प्रकार से किसी एक क्षेत्र को, किसी चीज को शुद्ध दर्शाने के लिए किसी एक चीज का सहारा लिया जाता है, उसको शुद्ध रखा जाता है। किसी न किसी एक गुण को शुद्ध रखा जाता है, इसका लिए इसका प्रयोग अधिक होता है। इस पुस्तक में बेलनाकार, शंकुआकार, अनानुदृष्टि प्रक्षेपों का वर्णन किया गया है, जो हम पढ़ेंगे आगे। अनानुदृष्टि रेखा गणितीय या संदर्श प्रक्षेप, जियोमेट्रिकल, या ये थोड़ा एक शब्द और आया है, जियोमेट्रिकल और पर्सपेक्टिव। जियोमेट्रिकल भी कह सकते हैं उसको, संदर्श प्रक्षेपों को जियोमेट्रिकल भी कह सकते हैं और पर्सपेक्टिव भी कह सकते हैं। ये सारे के सारे प्रकाश के स्रोत के आधार पर बनाए जाते हैं। ये प्रक्षेप जिनमें ग्लोब के अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को किसी, क्या है ये, द्युतिमान बिंदु के प्रकाश की सहायता से प्रसारित करके समतल कागज या तल पर उतारा जाता है, उन्हें अनुदृष्टि प्रक्षेप कहते हैं। इस क्रिया में प्रकाश की स्थिति 3 स्थानों पर हो सकती है। एक तो केंद्र में हो सकती है, एक विपरीत परिधि पर हो सकती है, और एक प्रकाश है वो अनंत हो सकता है। जब प्रकाश पृथ्वी के ग्लोब के केंद्र में स्थित होता है तो उसे नोमोनिक कहते हैं। ये तो क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। नोमोनिक प्रक्षेप, नोमोनिक में जी साइलेंट है और नोमोनिक प्रक्षेप है। केंद्रक बोलते हैं, केंद्रक बेलनाकार। उसके बाद में है 2 नंबर है, प्रकाश को पृथ्वी या ग्लोब के व्यास के एक सिरे पर रखने से स्टीरियोग्राफिक प्रक्षेप बनते हैं। ये स्टीरियोग्राफिक प्रक्षेप होते हैं। यह है स्टीरियोग्राफिक है। इसका जो प्रकाश तल होता है वो किसी प्रक्षेप के विपरीत दिशा में होता है। यह तो है प्रक्षेप, और यह है इसका प्रकाश स्रोत। जब प्रकाश ग्लोब से बाहर अनंत, इनफिनिट दूरी पर स्थित हो तो ऑर्थोग्राफिक, ये ऑर्थोग्राफिक है, ऑर्थोमॉर्फिक नहीं है। ऑर्थोमॉर्फिक अलग होते हैं, ये ऑर्थोग्राफिक है, लंब रेखीय होते हैं। इसमें प्रकाश क्या होता है, अनंत होता है। जब अनंत होता है तो इसमें एक और बात हमारे सामने आती है, वो होती है कि अक्षांशों के बीच की जो दूरियां है ना, वो देखो बाहर की तरफ जो अक्षांशों की दूरियां है ना, वो घटती जा रही है। इन प्रक्षेपों में अनानुदृष्टि प्रक्षेप की अपेक्षा ग्लोब के बहुत कम गुणों को शुद्ध रखा जाता है, इसलिए इसका प्रयोग अधिक नहीं होता। थोड़ा सा ध्यान रखना कि जो भी पर्सपेक्टिव प्रोजेक्ट हैं उनका प्रयोग अधिक नहीं होता है, क्योंकि नॉन पर्सपेक्टिव है ना उनका ज़्यादा है, क्योंकि वो गणितीय विधि पर बनाए गए हैं और किसी न किसी चीज़ को शुद्ध रखने के लिए बनाए गए हैं। और प्रकाश के संदर्श के आधार पर ये क्या होता है कि जहाँ पर प्रकाश से सही और सीधा सरल रूप में पहुँचता है तो वो क्या होता है कि वहाँ पर इसकी मापनी शुद्ध हो जाती है, बाकी दूर की तरफ इसकी मापनी होती है वो अशुद्ध होती है। इस पुस्तक में केवल 3 ध्रुवीय उध्रुवपाती अनुदृष्टि प्रक्षेपों का वर्णन किया गया है। प्रयोजन के अनुसार से निश्चित गुणों के अनुसार ग्लोब पर या उनके किसी भाग पर बिल्कुल शुद्ध प्रक्षेप बनाना ही असंभव सा है, परंतु किसी एक प्रक्षेप में कुछ निश्चित गुण को रखना भी कठिन नहीं है। गुण के आधार पर प्रक्षेप का प्रयोग किया जाता है और उसी आधार पर प्रक्षेपों का वर्गीकरण किया जाता है, जो निम्नलिखित है। शुद्ध क्षेत्रफल, होमोलोग्राफिक शुद्ध क्षेत्रफल, इसमें क्षेत्रफल होता है वो शुद्ध होता है। गणितीय विधि द्वारा ज़्यादा बनाया जाता है तो वो शुद्ध ज़्यादा होता है। विभिन्न वस्तुओं के वितरण को दर्शाने के लिए, राजनीतिक और सांख्यिकी मानचित्र बनाने के लिए राजनीतिक होता है, उसके अलावा भौगोलिक होता है। ये सारे के सारे मानचित्र जो हम एटलस बुक में देखते हैं उनके लिए शुद्ध क्षेत्रफल प्रक्षेप की आवश्यकता होती है, क्योंकि इनमें क्षेत्रफल का विशेष महत्व होता है। नाम से ही पता चलता है। शुद्ध क्षेत्रफल प्रक्षेप से तात्पर्य है कि ग्लोब पर प्रदर्शित किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल मानचित्र प्रक्षेप पर बराबर रखा जाए। इसमें होता है कि अगर शुद्ध क्षेत्रफल रखेंगे तो आकृति विकृत हो जाएगी,
और जब आकृति विकृत हो जाएगी तो दिशा शुद्ध नहीं रहेगी, तो दिगंशीय नहीं होगा, यथाकृतिक नहीं होगा। जब यथाकृतिक रखेंगे तो उसका सम क्षेत्रफल नहीं आ पाएगा। इस प्रकार प्रक्षेपों में क्षेत्रफल तो शुद्ध रहता है, परंतु आकृति या दिशा आदि में अंतर आ जाता है, यानी कि विकृत हो जाती है। उदाहरण के लिए 1-2 सेमी भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल 4 सेंटीमीटर लंबी और 1 सेंटीमीटर चौड़ी भुजाओं वाली आयत के बराबर है, 4 वर्ग सेंटीमीटर, परंतु आकृति की दिशा में अंतर आ जाता है। इसी प्रकार यह आयत के क्षेत्रफल और एक चतुर्भुज, क्या कहना चाहता है? ये 2x2 का है और इसका क्षेत्रफल है वो 4 है। ठीक है, बन गया। परंतु ये भी है, ये 4 का है और ये 1 का है। ये 4 सेंटीमीटर 1 है, तो इसका उत्तर भी 4 आ गया। तो दोनों का जो उत्तर है वो सेम है, 4 वर्ग किलोमीटर। एरिया तो समतल दिखा रहा है, परंतु इसकी आकृति विकृत हो गई। जैसे ये 4 कर दें और ये भी 4 कर दें, तो 4 चौक कितने हो जाते हैं? 16 वर्ग किलोमीटर का हो जाता है ये वर्ग। परंतु इसको 2 कर दें और इसको 8 कर दें, तो ये भी 8 दूनी 16 ही हो जाता है, परंतु इसकी आकृति होती है वो विकृत हो जाती है। बस इसी बात को समझाना चाहता है, या तो इसको 2 बार पढ़ लो या 3 बार पढ़ लो, बात यही है। ऊंचाई के बीच रख सकते हैं। इसमें आकृति और दिशा में अंतर स्पष्ट होता है। ABCD एक आयत, ABCD चतुर्भुज। ठीक है, ये तो किताबों वाली बातें हैं जो बच्चों को लिखवाते हैं। एक ABCD त्रिभुज की रचना कीजिए वगैरह वगैरह। इस प्रकार ग्लोब से शुद्ध क्षेत्रफल प्रक्षेप बनाते समय अक्षांश रेखाओं के मापक में वृद्धि और देशांतर रेखाओं के मापक में कमी की जाती है। ये बहुत ही अच्छी लाइन है कि शुद्ध क्षेत्रफल प्रक्षेप बनाते समय, अगर कोई शुद्ध क्षेत्रफल प्रक्षेप बनाया जा रहा है, शुद्ध क्षेत्रफल प्रक्षेप बनाते समय अक्षांश रेखाओं के मापक में वृद्धि कर दो और देशांतर रेखाओं के मापक में कमी कर दो, या फिर अक्षांशों में वृद्धि कर दो, इसमें कमी कर दो, इसमें कमी कर दो, या इसमें वृद्धि कर दो, दोनों में ही अंतर रहेगा। अगर ऐसा किया जा रहा है तो वह शुद्ध क्षेत्रफल प्रक्षेप है। अक्षांश रेखाओं की लंबाई ग्लोब के अनुरूप है, उसके मध्य की लंबाइयां व दूरियां समान रखी जाती है। शुद्ध आकृति प्रक्षेप, ट्रू शेप एंड ऑर्थोमॉर्फिक। नौ संचालन, ये थे वो नौ संचालन सागरीय धाराओं के मार्ग पवनों की दिशा सूचित करने वाले मानचित्रों जैसे कि ये प्रक्षेप बनाए जाते हैं। मानचित्र और साधारण राजनीतिक मानचित्रों के लिए, जैसे मर्केटर प्रक्षेप है, शुद्ध आकृति प्रक्षेप की आवश्यकता होती है। शुद्ध आकृति प्रक्षेप से तात्पर्य है ग्लोब के प्रदर्शित किए जाने वाले भाग का आकार मानचित्र प्रक्षेप पर वैसा ही बना रहे। प्रक्षेप पर इस विशेषता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि ग्लोब की भांति प्रक्षेप पर अक्षांश और देशांतर रेखाएं समकोण पर काटे। यह जरूरी है। अगर उसकी शुद्ध आकृति बनाए रखनी है आपको, तो अक्षांश और देशांतर को समकोण पर काटे ऐसा प्रक्षेप बनाना ही पड़ेगा, तथा मानचित्र के किसी बिंदु पर अक्षांशीय व देशांतरीय मापक के अनुपातीय वृद्धि या कमी हो, या तो अनुपातीय वृद्धि हो या अनुपात में कमी हो। उसमें 2 बढ़ाया है तो उसमें 3 कम किया है, उस प्रकार से ऐसे प्रक्षेपों की आकृति की रक्षा करते हुए क्षेत्रफल को शुद्ध रखना असंभव है। यानी कि अब किसी भी यथाकृतिक प्रक्षेप का निर्माण कर रहे हो तो वहां पर वह शुद्ध क्षेत्रफल नहीं दिखा पाएगा। आगे चित्र बता रहा है, ABCD के कुछ चित्र हैं, उनकी आकृति शुद्ध रखने के लिए आवश्यक है तो दोनों भुजाओं में ABCD को बढ़ाया। ठीक है, नेक्स्ट है शुद्ध दिशा प्रक्षेप, कन्फॉर्मर। जिन प्रक्षेपों में 2 स्थानों को मिलाने वाली सीधी रेखा की दिशा ग्लोब पर पृथ्वी के अनुसार शुद्ध हो, उसे शुद्ध दिशा प्रक्षेप कहते हैं। जिन प्रक्षेपों में 2 स्थानों को मिलाने वाली सीधी रेखा की दिशा ग्लोब पर या पृथ्वी के अनुसार शुद्ध हो,
उन्हें शुद्ध दिशा प्रक्षेप कहते हैं। जैसे मर्केटर प्रक्षेप बहुत ही महत्वपूर्ण, इसका अच्छा उदाहरण है। मर्केटर प्रक्षेप शुद्ध दिशा वाला है। परंतु जितने भी सारे के सारे ये शब्द है दिगंशीय वाला, सारे के सारे क्षैमध्य प्रक्षेप है जो ध्रुवों को प्रक्षेपण तल मानकर खींचे गए हैं, वो सारे के सारे दिगंशीय है। कई प्रक्षेपों में प्रक्षेप के केंद्र से विभिन्न बिंदुओं का दिक्मान बियरिंग को शुद्ध हो उन्हें क्षैमध्य एजिमुथल प्रक्षेप कहते हैं। जैसे सभी ध्रुवीय क्षैमध्य प्रक्षेप, ऊर्ध्ववर्ती प्रक्षेप, शुद्ध दूरी प्रक्षेप, ट्रू डिस्टेंस, सड़क। ये ट्रू डिस्टेंस जो शब्द है ना, ये सिर्फ और सिर्फ मर्केटर में आता है। ट्रू डिस्टेंस उसको कहते हैं रंब लाइन। सड़क, रेल मार्ग, यातायात, नदियों के विस्तार को दिखाने के लिए शुद्ध दूरी प्रक्षेपों की आवश्यकता होती है। शुद्ध दूरी प्रक्षेप से तात्पर्य ग्लोब पर प्रदर्शित दो स्थानों के मध्य की दूरी प्रक्षेप पर भी समान दिखाई दे। इस प्रकार के प्रक्षेपों में अक्षांशीय दूरियां अक्सर बराबर रखी जाती है। इस प्रकार के प्रक्षेपों में दूरियां तो शुद्ध आ जाती है, परंतु क्षेत्रफल की आकृति है वह दिशा में अंतर आ जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा नोट करने वाली बात है। रचना के अनुसार बेलनाकार, सिलेंड्रिकल, इस प्रकार के प्रक्षेपों की रचना कल्पना की जाती है कि कागज का एक खोखला बेलन है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। एक खोखला बेलन है, ग्लोब को घेरे हुए और भूमध्य रेखा को छूता है तथा ग्लोब के मध्य में प्रकाश रखा जाता है। अन्य कार्यों के लिए वास्तव प्रकाश का प्रयोग करना नहीं कर सकते। इस प्रकार ग्लोब के अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को छाया कागज के बेलन पर पड़ेगी, जिसको गहरा कर लिया जाता है। उसके पश्चात बेलन को ग्लोब के अक्ष के समांतर एक देशांतर रेखा के सहारे काट कर समतल कागज पर फैला दिया जाता है। ठीक है, वही बात है जो हम बेलनाकार में अक्सर पढ़ा करते हैं कि ये बेलनाकार प्रक्षेप है। इसमें क्या होता है कि प्रकाश का तल है वो या तो अनंत हो, या तो इसमें क्या होता है कि प्रकाश का जो स्रोत है वो अनंत हो, या फिर विपरीत परिधि से हो, या फिर केंद्र से हो। ये अलग अलग है इसमें, तो उसके आधार पर रखा जाता है इसका। साधारण बेलनाकार, थोड़ा सा बेलनाकार के नाम लिख लेना जो महत्वपूर्ण है। साधारण बेलनाकार, सिंपल सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन, शुद्ध शुद्ध क्षेत्रफल बेलनाकार, उसके अलावा शुद्ध आकृति बेलनाकार। जब अब यहाँ पर लिखा है शुद्ध बेलनाकार, शुद्ध क्षेत्रफल बेलनाकार, तो यहाँ पर वह बेलनाकार प्रक्षेप जिसमें आकृति को शुद्ध रखा गया है। जब आकृति को शुद्ध रखा गया है तो ये क्या होगा, नॉन पर्सपेक्टिव होगा। अब है शुद्ध आकृति बेलनाकार, जब आकृति को शुद्ध रखा गया है तो इसका मतलब है ये नॉन पर्सपेक्टिव होगा। बेलनाकार प्रक्षेपों में निम्नलिखित विशेषताओं को समानता रहती है। ये थोड़ी सी समानता है जो मैं कई बार जिक्र करता हूँ आपसे कि भी आप बेलनाकार प्रक्षेप को देखते हुए क्या समझते हैं, न कि प्रत्येक बेलनाकार की अलग अलग विशेषताओं को ध्यान में रख के आप क्या समझते हैं। सिर्फ बेलनाकार एक शब्द है आपके सामने और उसके बारे में आप क्या जानते हैं। जो बातें सभी बेलनाकार प्रक्षेपों में समान रहती है वो बेलनाकार। जैसे एक लाइन है कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं सभी के सभी है ना एक दूसरे को समकोण पर काटती है। तो आप 5 पढ़ो चाहे 6 पढ़ो या 4 पढ़ो या 3 पढ़ो, कितने भी बेलनाकार प्रक्षेप पढ़ लेना, उसमें सभी में क्या होगा कि सारी की सारी अक्षांश और देशांतर रेखाएं होगी ना वो समकोण पर ही काटेगी। इस प्रकार है कि समानताएं रहती है। नंबर 1 है अक्षांश रेखाएं लेटी हुई यानी कि लेटीट्यूड या फिर पूर्व से पश्चिम की ओर सरल भूमध्य रेखा के बराबर और समांतर होती है। समांतर भूमध्य रेखा के समांतर होती है, परंतु यह जरूरी नहीं है कि उनके बीच में दूरियां क्या है। ये तो दूरियां तो हमें प्रक्षेपण तल से पता चलेगा कि भी वो केंद्रक है या विपरीत परिधि का है या अनंत है, परंतु ये तो पक्का है कि उनकी जो भूमध्य रेखा के बराबर यानी कि पूरा का पूरा समांतर में खींची गई है सारी की सारी अक्षांश रेखाएं। 90 डिग्री अक्षांश रेखा जो ग्लोब पर बिंदु होती है
ये बहुत अच्छी लाइन है। 90 डिग्री अक्षांश रेखा जो ग्लोब पर बिंदु होती है, परंतु इस प्रक्षेप पर भूमध्य रेखा के बराबर होती है, यानी कि पूरी की पूरी सरल रेखा में होती है। तो जितने भी बेलनाकार प्रक्षेप है ना, उनमें ध्रुव जो दिखाया गया है ना, वो एक सरल रेखा के रूप में दिखाया गया है, जिसकी मापनी बढ़ी हुई दिखाते हैं हम। होना तो चाहिए वो बिंदु के रूप में, परंतु दिखाते हैं उसको कितना, भूमध्य रेखा के जितना ही लंबा बताते हैं। जैसे ये है, अब इसमें ये है भूमध्य रेखा, और ये है नॉर्थ पोल और साउथ पोल 90 डिग्री, और ये है 45 डिग्री। अब देखो 45 डिग्री उतनी लंबाई की है, 90 डिग्री भी उतनी लंबाई की है, भूमध्य रेखा भी उतनी लंबाई की है। अक्षांशों के बीच की जो दूरियां है ना, वो समान है, सभी जगह समान है, देशांतर की भी समान है। परंतु ये देखो, इस देशांतर की जो लंबाई है ना, ग्लोब के व्यास के बराबर है। नेक्स्ट 2 नंबर, देशांतर रेखाएं खड़ी हुई उत्तर से दक्षिण की ओर, सीधी, सरल, समान लंबाई की, एक दूसरे के, अब यहां पर किसी भी चीज का अंतर आ सकता है। देशांतर रेखाएं खड़ी हुई, सीधी, सरल, असमान लंबाई की, एक दूसरे को समांतर तथा बराबर दूरी पर होती हैं। तो ऐसा होते ही क्या होता है कि थोड़ा सा गलत हो जाता है, क्योंकि बेलनाकार में तो समान लंबाई, समान दूरी व सरल व सीधी खड़ी दिखाना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बराबर दूरियां होती है। नंबर 3 है ग्लोब, जैसे ग्लोब पर देशांतर रेखाएं एक बिंदु पर आकर मिलती है, जैसे साधारणतः ग्लोब पर देखते हैं ना कि जितनी देशांतर रेखाएं होती है वो सारी एक बिंदु पर आकर मिलती है, वैसे ही इस प्रक्षेप पर नहीं मिलती है, वो अलग अलग होती है और दूरियां भी समान होती है। अक्षांश नंबर 4 नंबर है, अक्षांश और देशांतर रेखाएं परस्पर समकोण पर काटती है। नंबर 5 है, भूमध्य रेखा का मापक है वो शुद्ध रहता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये क्वेश्चन आया हुआ है 2R। क्योंकि बेलन इस 2R, क्योंकि बेलन इस रेखा को ही छूता है, बेलन होता है वो इसी रेखा को छूता है। पूर्ण प्रक्षेप की आकृति एक आयताकार होती है। अब देखो ये वर्ग थोड़ी ना, आयत है, ये आयत के रूप में है, सारा का सारा प्रक्षेप है, तो पूर्ण है। ये अच्छी लाइन है, मुझे आज पहली बार देखी है ये, कि पूर्ण यानी कि पूरे प्रक्षेप को देखकर एक डायग्राम बनता है, वो डायग्राम कैसा है, तो आयत के समान है। बेलनाकार प्रक्षेपों का प्रयोग है वो भूमध्य रेखीय इक्वेटोरियल क्षेत्रों को दिखाने के लिए किया जाता है, यानी कि उष्णकटिबंधीय भागों के लिए। इस पर विश्व के मानचित्र भी बनाए जाते हैं। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों के लिए यह इसलिए उपयोगी है कि इस पर भूमध्य रेखा मापक शुद्ध होता है। इसके दोनों ओर जैसे तंग पट्टी यानी कि 30 डिग्री नॉर्थ 30 डिग्री साउथ तक मापक अधिक अंतर नहीं आता है। शंकुआकार कॉनिकल प्रोजेक्शन, इस प्रक्षेपों की रचना में यह मानकर चला जाता है कि कागज या शंकु ग्लोब किस प्रकार रखा जाता है कि शीर्ष ग्लोब की धुरी के बिल्कुल ऊपर है, शंकु के भीतरी तल किसी एक अक्ष को छूता है, और इस प्रकार अक्षांश व अक्षांश रेखाओं को प्रधान अक्षांश रेखाएं स्टैंडर्ड पैरेलल कहते हैं। जिस रेखा पर शंकु को शीर्ष बिंदु के आधार पर धरातल पर टिका हुआ मानते हैं उसे केंद्रीय देशांतर रेखा, केंद्रीय देशांतर रेखा उसी को ही कहते हैं जहां पर यह शंकु टिकता है। जिन अक्षांश रेखाओं पर शंकु टिकता है उन्हीं रेखाओं को केंद्रीय देशांतर केंद्रीय अक्षांश रेखाएं कहते हैं, और उसे केंद्रीय देशांतर रेखा, क्या बोल रहा है ये, जिस रेखा पर शंकु को शीर्ष बिंदु आधार पर, ठीक है ठीक है, केंद्रीय देशांतर रेखा की बात हो रही है। उस शंकु पर प्रकाश की सहायता से अन्य विधि से ग्लोब के अक्षांश और देशांतर के जाल को उतार लिया जाता है। एक देशांतर के सहारे काटकर, किसी भी एक देशांतर के सहारे उसको काटकर फैला लिया जाता है। यह है पृथ्वी, और यहां से जब यह शंकु रखा गया तो 45 डिग्री पर क्या हुआ, यह स्पर्श किया,
दोनों तरफ। जब 45 डिग्री पर करेगा तो वो मानक अक्षांश 45 डिग्री का हो जाएगा। मुख्यतः मान लिया जाता है कि 45 डिग्री अक्षांश है, परंतु 45 डिग्री से ऊपर 60 और नीचे 30 डिग्री इनका भी होता है, तो दो मान लिया जाता है। एक तो 60 को मान लिया जाता है और एक 35 को या 30 को, कोई भी दो, 35 भी हो सकता है 40 भी हो सकता है, दोनों को, तो दो मानक हो जाता है वो, ये एक मानक हो जाता है। ठीक है। शंकु आकार प्रक्षेपकों की अधिकांश सामान्य विशेषताएं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई एक विशेष कोनिकल प्रोजेक्शन की बात नहीं है, ये सारों की बात है। अक्षांश रेखाएं वृत्त की चापें होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अक्षांश रेखाएं होती हैं वो वृत्त की चाप होती है। सारी की सारी अक्षांश रेखाएं, देखो इसमें सारे के सारे अक्षांश है वो चाप के रूप में कटे हुए हैं, सारे के सारे चाप है। अगर आपसे पूछे कि देशांतर रेखा कैसी है, सरल है या चाप के रूप में है, तो ये क्वेश्चन आता है। तो अक्षांश रेखाएं सारी चाप है, तो भूमध्य रेखा भी किस रूप में होगी, एक चाप के रूप में होगी, ऐसे सीधी सरल नहीं होगी, होगी परंतु ये किसी एक प्रक्षेप में होगी। उसके बाद में नंबर 2 है प्रधान अक्षांश रेखा। प्रधान अक्षांश रेखा का मापक शुद्ध होता है, जैसे कोई भी प्रधान 45 मान लो, 46 मान लो, 47 मान लो, 38 मान लो, कोई भी प्रधान अक्षांश रेखा, उसका मापक होता है वो शुद्ध होता है। इसके दोनों और तंग पट्टी पे भी मापक होता है वो शुद्ध होता है, यानी कि इसके पूर्व उत्तर और इसके दक्षिण दोनों तरफ क्या होता है वो मापनी शुद्ध होती है। इससे ज़्यादा दूरियां बढ़ती है तो मापनी अशुद्ध होती है। नंबर 3 केंद्रीय देशांतर रेखा सीधी सरल होती है। केंद्रीय जो देशांतर रेखा है किसी भी मापक से, केंद्रीय देशांतर रेखा, ये कोई जरूरी नहीं है 0 डिग्री हो सकता है 70 डिग्री पूर्वी देशांतर हो। तो केंद्रीय देशांतर रेखा है वो सीधी होती है और सरल होती है, इसका मापक भी शुद्ध होता है। केंद्रीय देशांतर रेखा नंबर 4 है, केंद्रीय देशांतर रेखा सभी अक्षांशों को समकोण पर काटती है। नंबर 5 ध्रुव से दूर जाने पर देशांतर रेखाओं के मध्य या परस्पर दूरियां भी है बढ़ती जाती है। ध्रुव रेखा से दूर जाने पर, ध्रुवों से दूर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच में वो दूरियां वो बढ़ती जाती है। कैसे कि ऊपर की तरफ ए जो बिंदु है, यहाँ पर देखोगे तो आप जो देशांतर रेखा है वो चपटी हुई है। बाकी इससे नीचे जैसे जैसे जाएंगे भूमध्य रेखा की तरफ, तो दो देशांतरों के बीच में दूरियां हैं वो बढ़ती जा रही है। नंबर 6 है अधिकांश प्रक्षेपों की आकृति वृत्तांश होती है, वृत्तों के अंश होते हैं। शंकु आकार प्रक्षेपों का प्रयोग अधिकतर मध्य अक्षांशों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। असल में शंकुआकार प्रक्षेप बनाए किस लिए गए हैं, जैसे हमने बेलनाकार पढ़े तो वो सारे के सारे बनाए किस लिए गए क्षेत्र के थे, वो उष्ण कटिबंधीय के थे, 30 नॉर्थ 30 साउथ के लिए। परंतु ये किसके लिए बनाए गए हैं शंकुआकार, ये शंकुआकार बनाए गए हैं शीतोष्ण कटिबंधीय भागों के लिए, चाहे शीतोष्ण कटिबंधीय भाग उत्तर का हो चाहे नॉर्थ का हो, चाहे नॉर्थ का या साउथ का, दोनों का किसी भी भाग का हो, तो ये शीतोष्ण कटिबंधीय भागों के लिए। लाइन है दोबारा से, शंकुआकार प्रक्षेपों का अधिकतर प्रयोग है वह मध्य अक्षांशों के लिए, मिडिल लेटीट्यूड के भागों को दिखाने के लिए किया जाता है। इस पर पूरे विश्व के मानचित्र को बनाना, जब ये लाइन आई हुई है परीक्षा में, इस पर पूरे विश्व का मानचित्र बनाना कठिन होता है। बना तो देते हैं, कठिन होता है, परंतु क्या होता है कि एक शंकुआकार उत्तरी का बनाएंगे, एक शंकुआकार दक्षिणी का बनाएंगे, फिर इन दोनों को चिपकाएंगे। तो दोनों को चिपकाने वाली विधि तो वो अलग हो गई, वो तो हम सोचते हैं कि चिपका लिया जाए, परंतु एक प्रक्षेप पर तो नहीं बना ना, एक प्रक्षेप पर तो उत्तरी बना है। तो इसमें एक समय में केवल एक ही गोलार्ध को दिखाया जा सकता है, ये महत्वपूर्ण लाइन है। अपने अध्ययन के लिए निम्नलिखित शंकु आकार प्रक्षेप लेते हैं, जैसे एक प्रधान प्रधान सिंपल कॉनिकल प्रोजेक्शन है, ये सिंपल कॉनिकल प्रोजेक्शन जिसमें एक प्रधान अक्षांश है। तो यहाँ कोई प्रधान अक्षांश है वो बताया नहीं गया अभी कौन सा अक्षांश है, मान सकते हो आप किसी भी, एक मानक में कौन सा हो सकता है, तो आप कह सकते हो 30 हो सकता है, 35 हो सकता है, तो कोई सा भी मान सकते हो। दो मानक में तो मानना पड़ेगा, दो को, दो होना जरूरी है उसमें, 45 हो, 46 हो, 55 हो, 50 हो, और 50 हो, 35 हो, 35 हो, 70 हो, 70 हो, 85 हो, कोई दो ऐसे अक्षांश, चाहे उनके बीच में दूरियां हो या न हो, दो होने चाहिए। तो दो प्रधान अक्षांश वाला जो शंकुआकार प्रक्षेप है, दो मानक वाला। उसके बाद में बोन है, रिगोबर्ट बोन ने किया था इसका विकास,
तो बौन प्रक्षेप है। उसके बाद में बहुशंकुआकार प्रक्षेप है, पॉलीकोनिकल। इसके नाम है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार तो परीक्षा में पॉलीकोनिक शब्द आया था, सिर्फ यह पूछा गया था ये पॉलीकोनिक जो प्रक्षेप है, हिंदी में लिखा गया था पॉलीकोनिक। पॉलीकोनिक ये किस प्रकार का प्रक्षेप है, तो ये कैसा था, कोनिकल प्रोजेक्शन है। उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र या इंटरनेशनल मैप प्रोजेक्शन, जिस पर क्या है कि शीटें कटती है। उसके बाद में उध्रुवपाती जेनिथल प्रोजेक्शन। इस प्रकार के प्रक्षेपों की रचना में यह माना जाता है कि समतल धरातल ग्लोब के किसी उच्चतम बिंदु को छूता है। ये जेनिथल प्रोजेक्शन है सारे के सारे, क्षय मध्य प्रोजेक्ट जिनको कहते हैं। उस धरातल पर प्रकाश या अन्य बिंदु से ग्लोब की अक्षांश व देशांतर रेखाओं को उतारा जाता है। इस प्रकार के प्रक्षेपों की रचना में यह माना जाता है कि धरातल समतल ग्लोब के किसी उच्च बिंदु पर छूता है तथा उस धरातल पर प्रकाश या अन्य किसी विधि से, गणितीय विधि से, संदर्श या असंदर्श, ग्लोब की अक्षांश व देशांतर रेखाओं के जाल को उतार लिया जाता है। समतल धरातल के किसी बिंदु को स्पर्श रेखाएं के रूप में खींचा जाता है। समतल धरातल ग्लोब को भिन्न भिन्न स्थानों पर स्पर्श करता है और निम्नलिखित प्रक्षेपों का जन्म कर लेता है। जैसे समतल तल पर ग्लोब के किसी एक ध्रुव को स्पर्श करते हुए उसे ध्रुवीय उध्रुवपाती पॉलीजेनिथल कहते हैं, प्रक्षेप कहते हैं। जब समतल तल पर ग्लोब की भूमध्य रेखा पर किन्हीं दो बिंदुओं पर स्पर्श करता है तो उसे भूमध्य रेखीय नॉर्मल इक्वल प्रोजेक्शन कहते हैं। जिस समय धरातल, देखो इसमें बहुत सारे प्रक्षेप ऐसे भी आएंगे जो हमारे परीक्षा के लायक नहीं है, बहुत सारी ऐसी भी बातें आएगी जो हमारे परीक्षा के लायक नहीं है, परंतु हमें तो इनके बीच का जो असली जो महत्व है ना, वो असल में कहना क्या चाहता है कि जो अक्षांशों के बीच, जैसे जो महत्वपूर्ण बातें थी, अक्षांश और देशांतर के बीच की जो दूरियां हैं वो घटती है या बढ़ती है, किस प्रक्षेप में घटती है, किस प्रक्षेप में बढ़ती है, किस प्रक्षेप में जो ध्रुव है उसको बिंदु के रूप में दर्शाया जाता है, किस में सरल रेखा के रूप में दर्शाया जाता है, किस में एक चाप के रूप में ध्रुव को दर्शाया जाता है। तो ये थोड़ी बातें हैं ना, ये महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार धरातल को ग्लोब को भूमध्य रेखा और ध्रुव के अतिरिक्त अन्य बीच के किसी भाग पर स्पर्श करता है तो उसे तिर्यक कहते हैं। ठीक है, ये बातें। असल में तो ये इतना ही कह रहा है कि ये है ग्लोब। जब भूमध्य रेखा को स्पर्श कहता हुआ तो विषुवत रेखीय जेनिथल प्रोजेक्शन हो गया। जब पोल उत्तरी ध्रुव या दक्षिण ध्रुव को करता है तो ये पोलर या से ध्रुवीय हो जाएगा। उसके अलावा ये जो तीसरा है, तीसरी किसी जगह को, इन दोनों को छोड़कर तीसरी किसी जगह को स्पर्श करते हुए कागज को सटाया जाता है तो ये तिर्यक हो जाता है। ये है ना तिर्यक, ये सारे के सारे, जैसे ध्रुवों का ए है, ये ध्रुवों को, ये है भूमध्य रेखा को, और ये किसी तीसरी जगह पर, तीसरी जगह कोई भी, जैसे आपने मान लिया कि 25 डिग्री पूर्वी और 25 डिग्री पूर्वी और 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के ऊपर आपको तिर्यक प्रक्षेप का निर्माण करना है तो वो वहाँ पर ही सटाया जाएगा उसी पर। जैसे राजस्थान का है, जैसे कोणा गांव है, वहाँ पर सटाना है तो वो उसका मान बताओ आप, और उसके बाद में वहाँ पर कागज़ को सटाकर वहाँ पर प्रक्षेप डाल सकते हो, तो ये तिर्यक होते हैं। अपने अध्ययन के लिए हम केवल ध्रुवीय उध्रुवपाती प्रक्षेप लेते हैं, जैसे ध्रुवीय पोलर जेनिथल समदूरस्थ प्रक्षेप है, पोलर जेनिथल है, सम क्षेत्रफल है, नोमोनिक प्रक्षेप है, स्टीरियोग्राफिक प्रक्षेप है, ऑर्थोग्राफिक प्रक्षेप है। ये ध्रुवीय क्षय मध्य प्रक्षेप है। ध्रुवीय उध्रुवपाती प्रक्षेपों की समान विशेषताएं हैं। 90 डिग्री अक्षांश रेखा बिंदु के रूप में होती है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने भी जेनिथल प्रोजेक्शन है उसमें जो 90 डिग्री अक्षांश है ना, वो असल में वैसी ही होती है जैसे उसको होना चाहिए। कैसी? बूंदी के रूप में। अन्य अक्षांश रेखाएं बनाई जाती है जो वृत्त होती है। प्रक्षेप के उद्देश्य के अनुसार उसे मध्य दूरियां भी बढ़ती या घटती जाती है। देशांतर रेखाएं सीधी रेखाएं होती है और ध्रुवों पर मिलती है। देशांतर रेखाएं वृत्तों के अर्धव्यास होती हैं। देशांतर रेखाएं वृत्तों के अर्धव्यास होती हैं, पहले भी होती हैं। किसी भी एक अक्षांश रेखा पर उसके मध्य की दूरी बराबर होती है। ये क्या कहना चाहता है?
पहली बता दी। दूसरी लाइन है देशांतर रेखाएं सीधी होती है और ध्रुवों पर मिलती है। ठीक है, सीधी होती है और ध्रुवों पर मिलती है। उसके बाद में देशांतर रेखाएं वृत्तों के अर्धव्यास होती है। ठीक है, देशांतर रेखाएं वृत्तों के अर्धव्यास होती है। यह है वृत्त और यह है इसका अर्धव्यास। तो यहां से यहां तक तो है ये 0 डिग्री, परंतु यहां से यहां तक है ये 180 डिग्री। यहां से यहां पर है ये है 90 डिग्री पूर्वी, परंतु यहां से यहां है ये 90 डिग्री पश्चिमी। तो ये वृत्त है और इस वृत्त का ये पूर्ण व्यास है और ये है अर्धव्यास। तो इसमें कहा गया है कि जो देशांतर रेखाएं होती है वो वृत्तों के अर्धव्यास होती है। किसी भी एक अक्षांश पर उनके बीच की दूरियां होती है वो बराबर होती है। किसी भी एक अक्षांश पर उनके बीच की दूरियां होती है वो बराबर होती है। जीरो डिग्री या फिर 90 डिग्री, 89 डिग्री, 88 डिग्री, 87 डिग्री, इस प्रकार कहना चाहता है ये। और ये है इसके देशांतर। तो किसी भी एक अक्षांश की रेखाएं उनके मध्य की दूरियां समान रहती है, यानी कि इनके बीच की जो दूरियां हैं वो समान है। ठीक है, नेक्स्ट है अक्षांश और देशांतर रेखाएं परस्पर समकोण पर काटती है। ठीक है, अक्षांश और देशांतर रेखाएं आपस में समकोण पर काटती है। उनमें केंद्र से दिशाएं शुद्ध होती है। इनमें केंद्र से दिशाएं होती हैं वो शुद्ध होती है, जिनके कारण इनको क्षय मध्य प्रक्षेप कहते हैं। ये लाइन थोड़ी सा है ना, आप बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से याद भी रखोगे और अपना जो नोट्स बने हैं ना उनमें लिखोगे भी ये इस लाइन को, कि केंद्र से दिशाएं शुद्ध होती है। केंद्र से कैसे? ये पोलर जेनिथल है, ये केंद्र है इसका। यहां से थोड़ा सा आगे निकलो, जैसे आगे निकलते रूप में, इससे बाहर निकलोगे, 2 अक्षांश, 3 अक्षांश, जैसे जैसे बाहर निकलोगे ना तो दूरियां हैं वो बढ़ती जाएगी दो देशांतरों के बीच में, और मापनी है वो अशुद्ध होती जाएगी। परंतु यहां पर तो मापनी शुद्ध है। तो यही कहना चाहते हैं, इसमें केंद्र की दिशाएं होती है ना वो शुद्ध होती है, दिशाएं यानी कि मापनी शुद्ध होती है, जिसके कारण उनको क्षय मध्य प्रक्षेप कहते हैं। समस्त प्रक्षेप वृत्ताकार होते हैं। जितने भी प्रक्षेप बनेंगे ना वो सारे के सारे वृत्ताकार होंगे। आकार इनका वृत्ताकार होगा, न तो आयताकार होगा, न वर्गाकार होगा, न त्रिभुज की आकृति का होगा, सारे के सारे वृत्ताकार होंगे, क्योंकि ध्रुवों पर बनाए गए हैं ये। यह ध्रुवीय उध्रुवपाती प्रक्षेप ध्रुवीय क्षेत्रों को दिखाने के लिए अधिक उपयोगी है। पूर्ण विश्व के मानचित्र एवं प्रक्षेपों बनाना कठिन है। केवल ध्रुवों के ही बनते हैं, यह तो बनते ही नहीं है भूमध्य रेखीय भागों के लिए। अगर उत्तरी ध्रुव का बन जाएगा तो दक्षिणी ध्रुव का फिर नहीं बन पाएगा। तो पूर्ण विश्व के मानचित्र इस प्रक्षेपों पर बनाना कठिन है। इन पर एक ही गोलार्ध को दिखाया जा सकता है। ध्रुवीय उध्रुपाती नोमोनिक प्रक्षेप को तो एक गोलार्ध को भी पूर्ण रूप से नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, वैसी बातें हैं। परंपरागत या रूढ़ प्रक्षेप, इस प्रक्षेप में आवश्यकता अनुसार लिखित रूप से प्रक्षेपों में संशोधन करके गणितीय नियमों के अनुसार, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि रूढ़ प्रक्षेप कैसे बनाए जाते हैं। तो रूढ़ प्रक्षेप बनाए जाते हैं गणितीय विधि पर, और जब गणितीय विधि पर बनाए जाते हैं तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, असंदृश होते हैं, नॉन पर्सपेक्टिव बनाए जाते हैं। इन्हें परंपरागत प्रक्षेप भी कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। परंपरागत प्रक्षेप कौन से हैं? वो है रूढ़ प्रक्षेप। कई बार होते हैं ना, बातों में कुछ बातें होती हैं वो अपने जुबान पर कह देते हैं, तो ये बातें हमारे लिए रूढ़ हो गई। तो रूढ़ शब्द होते हैं कुछ, उन्हें गणितीय प्रक्षेप कहते हैं। यह प्रक्षेप प्राय शुद्ध क्षेत्रफल प्रक्षेप होते हैं। शुद्ध क्षेत्रफल प्रक्षेप होते हैं। इनमें मोलविड और सिनुसॉइडल दोनों है। सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो मोलविड और सिनुसॉइडल ही है। फिर वह उसके बाद में विच्छिन्न मोलविड आता है, विच्छिन्न सिनुसॉइडल हो जाता है।
ये दो महत्वपूर्ण है। इन पर समस्त संसार को प्रदर्शित किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही बार आया है, जितनी बार भी मौलविड का और सोनू का क्वेश्चन आया उतनी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि इस पर समस्त पृथ्वी को, समस्त संसार को प्रदर्शित किया जा सकता है उत्तर से दक्षिण की तरफ। 180 पूर्व, 180 पश्चिम, 360 देशांतर, 90 उत्तरी, 90 दक्षिणी, 180 अक्षांश रेखाएं और 360 देशांतर रेखाओं को पूर्णतः इस पर खींचा जा सकता है। इसके नाम भी आ गए, एक तो है सोनोसॉइडल और एक है मौलविड प्रक्षेप। दो महत्वपूर्ण प्रक्षेप है इसके। उसके बाद में है प्रक्षेपों का वर्गीकरण। प्रयोजन के अनुसार, प्रकाश के अनुसार, रचना विधि के अनुसार, जो भी हमने पढ़ा है। प्रयोजन के अनुसार शुद्ध क्षेत्रफल होता है, शुद्ध आकृतिक होता है, दिगंशीय भी होता है और शुद्ध दूरी भी होता है। प्रयोग के अनुसार अनुदृष्ट और अनानुदृष्टि होते हैं। प्रकाश की विधि के अनुसार नोमोनिक, स्टीरियोग्राफी, ऑर्थोमॉर्फिक। ये थोड़े जो हमने पढ़ा है, ये थोड़ा सा ग्राफ ध्यान रखना। सीधा क्वेश्चन पूछता है वो, इसमें क्या क्वेश्चन आने की संभावना है? क्वेश्चन इतना ही आने की संभावना है कि प्रकाश की स्थिति के अनुसार कौन सा है, निम्न में से कौन सा प्रक्षेप है वो प्रकाश की स्थिति के अनुसार नहीं है। तो नोमोनिक, स्टीरियोग्राफिक और ऑर्थोग्राफिक, ये तीन ही है जो प्रकाश की स्थिति के अनुसार है। नोमोनिक में क्या होता है कि प्रकाश होता है वो केंद्र में होता है। स्टीरियोग्राफिक में क्या होता है कि प्रकाश होता है विपरीत परिधि पर होता है। ऑर्थोग्राफिक क्या होता है कि जिसमें प्रकाश होता है वो अनंत होता है। स्पर्श के अनुसार, स्पर्श तल के अनुसार पर तीन प्रकार के होते हैं, एक तो ध्रुवीय, एक भूमध्य रेखीय और तिर्यक। रचना विधि के अनुसार विकास योग्य तल के अनुसार तीन प्रकार के होते हैं, बेलनाकार, शंक्वाकार और ऊर्ध्वपाती क्षय मध्य। कोनिकल प्रोजेक्शन और सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन और क्षय मध्य जेनिथल प्रोजेक्शन। परंपरागत, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। परंपरागत कौन कौन से पूछ ले भी, इतने में से दो या चार नाम कोई भी देकर आपको पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा परंपरागत है। तो इसमें दो ही सिर्फ परंपरागत है, वो कौन से है? सोनोसॉइडल और मौलविड। बेलनाकार, ऊर्ध्वपाती, शंक्वाकार प्रक्षेप में विशेष रूप। शंक्वाकार प्रक्षेप हम जानते हैं कि कागज पर एक शंकु की तरह बेलनाकार के रूप में अक्षांश रेखाओं को, जिनमें प्रधान अक्षांश रेखा होती है, स्पर्श करती है। ये बातें वही है। ये शंक्वाकार का चित्र आ गया। प्रक्षेपों के गुण, ये थोड़ा सा पढ़ ही लेते हैं। प्रक्षेपों के गुण क्या है? शुद्ध क्षेत्रफल दिखाना, शुद्ध आकृति दिखाना, शुद्ध दिशा दिखाना, शुद्ध दूरियां दिखाना, उसकी मापनी कहाँ शुद्ध है, ट्रू स्केल दिखाना, बनाने की सुगमता कितनी है। ठीक है। प्रक्षेपों की रचना, ग्लोब का अर्धव्यास है, मापक के अनुसार अक्षांश और देशांतर का अंतराल के अनुसार पर और मुख्य अक्षांश और देशांतर रेखाओं को खींचकर बनाया जाता है। पृथ्वी का जो अर्धव्यास है ये मापक और मापनी में आता है। पृथ्वी का अर्धव्यास है 3960, 3966 किलोमीटर। और इसकी जो मापनी सेंटीमीटर में नापते हैं तो 63 करोड़ 66 लाख हो जाती है। और जब इंच में मापते हैं तो 25 करोड़ इंच का आ जाता है। ठीक है, इसकी आरफ हो जाती है। ये आरफ है, अक्षांश रेखाओं का अंतराल है। ठीक है, ठीक। सारांश, कोई भी, ये अच्छी बात है, यहाँ पर कुछ दिया हुआ है इसने सारांश के रूप में। समरी क्या कहता है, यानी कि पूरे इस टॉपिक के बारे में सारांश क्या निकलता है। कोई भी मानचित्र प्रक्षेप सर्वगुण संपन्न नहीं होता है। अतः मानचित्र बनाने के उद्देश्य को ध्यान में रखकर उपयुक्त प्रक्षेप का चयन किया जाता है। भौगोलिक अध्ययन में धरातलीय मानचित्र का आधार ही प्रक्षेप है। प्रक्षेप की रचना संकल्पना में अक्षांश देशांतर रेखाओं के जाल में निम्न लक्षण प्रकट होते हैं। सभी अक्षांश व देशांतर रेखाएं पूर्ण वृत्त की रचना करती हैं। विषुवत रेखा बृहत एक दीर्घवृत्त है। 60 डिग्री अक्षांश वृत्त की लंबाई विषुवत वृत्त की आधी होती है और एक अक्षांश पर सभी देशांतर रेखाओं के बीच की दूरियां होती है वह समान होती है। ध्रुवों को छोड़कर सभी अक्षांश और देशांतर रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। शब्दावली है, ग्लोसरी। मानचित्र प्रक्षेप किसे कहते हैं? ग्लोब की अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को सपाट कागज पर प्रदर्शित करना ही। क्वेश्चन कई बार यहाँ से सीधा ही पूछ लिया जाता है। क्या पूछता है कि वो पहले तो ऊपर वाली लाइन देता है
वो फिर उसके बाद में यही ऑप्शन डाल देता है कि निम्न में से किसके बारे में बात हो रही है, मानचित्र प्रक्षेप के बारे में, अक्षांश के बारे में, देशांतर के बारे में, या क्षयमध्य प्रक्षेप के बारे में। तो ये क्वेश्चन जो ऊपर वाली लाइन है ये आई हुई है, मानचित्र प्रक्षेप किसे कहते हैं? ग्लोब पर अक्षांश व देशांतर के रेखाओं के सपाट जाल को प्रदर्शित करना प्रक्षेप कहलाता है। हालांकि जो 3D मैप में हम जो ग्लोब देखते हैं वो प्रक्षेप नहीं होता है, प्रक्षेप वो होता है जो कागज पर उतारा जाता है। अक्षांश, 2 नंबर पे अक्षांश मध्याह्न रेखा से उत्तर की तरफ और दक्षिण की तरफ ध्रुवों तक पृथ्वी के केंद्र पर नापी जाने वाली कोणात्मक दूरी है। ये कोणात्मक शब्द याद रखना है, इसका क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें तो नहीं आया फर्स्ट ग्रेड में, बाकी सेकंड ग्रेड में अच्छा टॉपिक लगता है ये, अक्षांश और देशांतर रेखाओं का परिचय। देशांतर, ग्लोब पर प्रमुख यामोत्तर पर प्राइम मेरिडियन तथा दिए गए स्थानों पर देशांतर रेखाओं का जो प्रयोग है वो समय ज्ञात करने के लिए होता है, प्रत्येक देशों में कौन सा प्रधान है। और महानवृत्त, महानवृत्त ग्रेट सर्कल किसे कहते हैं? भूमध्य रेखा का सबसे बड़ी लंबाई होने के कारण इसे महानवृत्त कहते हैं, बाकी किसी को नहीं कहते, सिर्फ महानवृत्त से कहते हैं भूमध्य रेखा को। उसके बाद में क्षयमध्य प्रक्षेप, प्रक्षेप के केंद्र से विभिन्न बिंदुओं का दिक्मान शुद्ध हो उसे क्षयमध्य प्रक्षेप कहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो इनके संदर्भ बुक के हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जेपी शर्मा का प्रायोगिक भूगोल है, पीआर चौहान का प्रयोगात्मक भूगोल है, आरएल सिंह की बुक है, और आरसी तिवारी की है। कई बार क्या होता है कि हम इतनी बुकें होती है वो एक साथ नहीं पढ़ पाते, स्टूडेंट होता है वो एक दो टॉपिक के लिए ना वो बुक पूरी बुक भी खरीदना नहीं चाहता है, परंतु ऐसा कोई मैटर मिले हमें जिसमें क्या होता है कि सभी बुक का सारांश लिया गया हो, और लिया गया उनके द्वारा जो ऑथेंटिक है सरकार के द्वारा भी, तो अच्छे नोट्स हैं, आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट टॉपिक के रूप में हम शंक्वाकार प्रक्षेपों के बारे में जब भी टाइम मिलेगा तो हम पढ़ेंगे ज़रूर। ठीक है, सभी को धन्यवाद, गुड नाइट सभी को।